शुभ मध्याह्न मेरे प्रिय छात्र छात्राओं। तो आप सभी को फिर से ऑनलाइन क्लास के लिए स्वागत है। जो हमने बड़े घर की बेटी गद्य भाग के बारे में बात कर रहे थे, तो कल के क्लास में हमने देखा कि लाल बिहारी सिंह और भाभी के बीच में झगड़ा होता है। झगड़ा होने के बाद आनंदी ने आकर गुस्से में अपने कमरे में बैठ गई। तो उनके पति यानी श्रीकंठ शहर में रहते थे। तो शहर में एक सरकारी नौकरी करते थे। तो हफ्ते में एक बार घर को आते थे, घर परिवार वालों से पत्नी से मिलने के लिए आते थे। तो गुरुवार के दिन ये घटना हुआ था। गुरुवार शुक्रवार 2 दिन आनंदी अपने कमरे से बाहर ही नहीं आई, ना खाई ना पी, यूं ही अपने कमरे में रह गई। क्योंकि देवर ने जो उनके साथ बुरा व्यवहार किया था, खड़ाओं से मारा था, इसी के मारे नाराज होकर पति का राह देखते हुए कमरे में बैठ गए। तो नियम अनुसार शनिवार आ ही गया। शनिवार के दिन श्रीकंठ घर आया करते थे। श्रीकंठ सिंह शनिवार को घर आया करते थे। बृहस्पतिवार को यह घटना हुई थी। गुरुवार के दिन यह घटना हुआ था। गुरुवार शुक्रवार 2 दिन घर में ही रह गई। उपवन से न खाई न पी, उनको न बात करने वाले कोई नहीं थे, न पूछने वाले कोई नहीं थे। यूं ही 2 दिन बीत गया। तीसरा दिन शनिवार था। उस दिन पति संध्या समय यानी शाम के वक्त घर आए। 2 दिन तक आनंदी गोपभवन से रही, न कुछ खाया न पिया, उनकी बाट देखते रही। बाट का अर्थ है रास्ता। पति का रास्ता देख रही थी। अंत में शनिवार को वह नियमानुसार संध्या समय घर आए और बाहर बैठकर कुछ इधर उधर की बातें, कुछ देश काल के संबंधी समाचार तथा कुछ नए मुकदमों आदि का चर्चा करने लगे। यह वार्तालाप 10 बजे रात तक होता रहा। गांव के भद्र पुरुषों को इन बातों में ऐसा आनंद मिलता था कि खाने पीने की भी सुधि न रहती। श्रीकंठ को पिंड छुटाना मुश्किल हो जाता। ये 2-3 घंटे आनंदी ने बड़े कष्ट से काटे। किसी तरह भोजन का समय आया, पंचायत उठी, एकांत हुआ। तो लाल बिहारी ने कहा, भैया आप जरा भाभी को समझा दीजिए, आप मुंह संभाल कर बातचीत किया करें, नहीं तो यह दिन अनर्थ हो जाएगा। देखिए नियमानुसार 2 दिन तो गुरुवार के दिन ये घटना हुआ था। गुरुवार शुक्रवार 2 दिन ऐसे रही। तीसरा दिन शाम के समय में श्रीकंठ जी आ ही गए गांव को। देखिए उस गांव में एक नियम था। तो गांव के सभी लोग अनपढ़ ही थे, पढ़े लिखे श्रीकंठ एक ही रहते थे। तो पढ़े लिखे सरकारी नौकरी करने वाले श्रीकंठ एक ही रहते थे और शहर में रहने वाला एक ही इंसान था। बाकी के सभी गांव में ही रहते थे। गांव के खेती बाड़ी में काम करना, मजदूर करना, यही काम में लग जाते थे। जो हम उम्र के यानी श्रीकंठ जी के हम उम्र के जो नौजवान उस गाँव में थे, सभी के सभी शनिवार के दिन जो श्रीकंठ आने का राह देखते थे। क्योंकि शहर के समाचार सुनने को उनको बहुत अच्छा लगता था। आते ही शहर में कौन सा सिनेमा लग गया है, शहर में क्या हो रहा है क्या नहीं है, श्रीकंठ के साथ लगातार 1 घंटा 2 घंटा उस गांव के नौजवान यानी श्रीकंठ के हम उम्र के वाले बात करते थे। उसके बाद गाँव उनसे बातचीत निपट लिए, उनसे बातचीत सब कुछ हो गया। तो जैसे ही घर आना चाहते थे, उस गाँव में जो बूढ़े होते हैं उनसे भी उनको बात करना था। उन सब से हाल चाल पूछते हुए किसी को दवाई ला कर देते थे, किसी को अखबार ला कर देते थे। यूँ ही उस गांव के सभी वयोवृद्धों ने इनके पास बैठकर देश काल की बातें करते थे, राजनीतिक चर्चाएं की बातें कर रहे थे। शहर में क्या हो रहा है, शहर में कौन सी इलेक्शन है, कौन जीतेगा कौन हारेगा, सब कुछ बातचीतें गाँव के नौजवानों से, गाँव के बूढ़ों से, सभी से बातचीत कर 6 बजे तो आकर गाँव में उतरते थे। बस से 6 बजे से आकर उतरते थे। 6 बजे से घर आने के लिए तकरीबन इनको 10:30 बजता था। गांव के सभी लोगों से बातचीत करते थे, क्योंकि हफ्ते भर का बातचीतें गांव के लोगों से करना है। हफ्ते भर तक शहरों में क्या हो रहा है सब कुछ समाचार गांव वालों को सुनाना है श्रीकंठ जी। इसलिए जैसे ही बस से उतरते थे, इनके हम उम्र के दोस्तों इकट्ठा होते थे, उनको साथ में बिठा लेते थे। कहो भाई कौन सा पिक्चर लगा, शहर में क्या हो रहा है क्या नहीं, सभी उनसे
से बातचीत हो गया, फिर गांव के बूढ़े बुजुर्गों से भी बातचीत हो गया। सबसे निपट कर सब लोगों से बातचीत करने के लिए तकरीबन 10:30 बजता था। 10:30 बजने के बाद कहता था कि चलो छोड़ो भैया, मुझे भूख लगा है, मुझे घर जाना है, तो 10:30 बजे घर आते थे। हर शनिवार जब भी शहर से श्रीकंठ जी गाँव आते थे, गाँव घर से भी ज़्यादा वक्त उन्होंने बाहर ही बिताते थे, दोस्तों के साथ, गांव के लोगों के साथ, गांव के बुजुर्गों के साथ। शहर में चलने वाले सभी बातें गांव वालों को सुनाना है, क्योंकि उस जमाने में तकनीक नहीं था। अब क्या है, जैसे ही तकनीक बढ़ गए हैं, जहाँ कुल इस दुनिया में क्या हो रहा है सब कुछ हम घर में बैठे बैठे देख सकते हैं। कुल दुनिया में कौन कहाँ है, फोन पर बात कर ले सकते हैं, टीवी में देख सकते हैं, समाचार में सुन सकते हैं, सब कुछ अब मीडिया है। तब मीडिया नहीं था। गाँव वालों को शहर का समाचार चाहे तो कभी हफ्ते में 1 बार या 2 बार अखबार आते थे, नहीं तो ऐसे गांव में जो पढ़े लिखे हैं शहर में रहते थे, वो लोग आकर कब शहर में चलने वाली बातें गांव वालों को सुनाते थे। तभी श्रीकंठ जी भी शहर में रहने के कारण कभी कभी श्रीकंठ जी गांव आते थे, तो गांव के सब लोग खुश हो जाते थे कि क्योंकि श्रीकंठ आज शहर से आया है, शहर के समाचार हम लोगों को सुनाएगा। गांव में सभी लोग उसे जकड़ कर बिठाते थे। सब लोग देश काल की बातें, सिनेमा की बातें, राजनीतिक चर्चाएं, जो उनको चाहिए सब कुछ उनसे पूछताछ कर छोड़ते थे। सब कुछ उनसे निपट कर, उनसे बातें कर उनको घर भिजवा कर श्रीकंठ जी को घर आने के लिए तकरीबन 10 बजता था। उसी दिन भी उन्हीं 10 बज गया। 10 बज गया तो घर के पास यूं ही आ रहे थे। घर के द्वार में एक और छोटा भाई खड़ा है, दूसरे ओर उनके पिता खड़ा है, जो श्रीकंठ जी अंदर जा रहे हैं। जाने से पहले ही कहते हैं, भैया, लाल बिहारी सिंह अपने भाई से पूछता है, भैया अभी आए हो, अब घर आ रहे हो, एक बात सुनिए भैया। भाभी जी घर में किसी को कुछ गिनती नहीं है, कुछ सुनती नहीं है, मनमानी करती है, बड़ों को ना इज्जत देती है, छोटों को ना मर्यादा देती है, मुंह संभाल कर बात नहीं करती है, जैसे आड़े टेढ़े घर के लोगों को बात कर रही है। भैया थोड़ा आप कैसे भी आए हैं, भाभी को समझाइए। एक कान छोटा भाई ने भर दिया, लाल बिहारी सिंह श्रीकंठ जी का एक कान भर दिया, और एक कान कैसे भी खाली था, वो भी सुनना ही है। तब बाजू में पिता खड़े हैं, यानी बेनी माधव सिंह, घर का मुखिया, जो उनके पिता कहलाते हैं, खड़े हैं। वो एक कान में बोलते हैं, ठीक है बेटा, तुम्हारे छोटे भाई जो कह रहा है सब कुछ ठीक है, तुम तो हफ्ते भर घर में नहीं रहते हो, एक दिन आते हो, दूसरे दिन चले जाते हो। घर में हम सब लोग रहते हैं, हम लोगों के साथ ही तुम्हारी पत्नी का निर्वाह करना पड़ता है। तो ये सब कुछ छोड़कर ना बड़ों को इज्जत देती है, ना छोटों को मर्यादा देती है, सब कुछ मनमानी कर रही है। बेटा तुम्हारी पत्नी, ये तुम्हारी पत्नी को समझाओ, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। पिताजी एक कान में भर दिए, एक कान में भाई की बातें गुनगुनाने लगे हैं, एक कान में पिता की बातें गुनगुनाने लगे। श्रीकंठ जी को हद से ज्यादा क्रोध आया। इस घर में कहीं दिनों से स्त्री नामक वस्तु है ही नहीं। पहली बार मेरी पत्नी इस घर को संभालने के लिए आई है, तो वो भी आते ही कुछ ही दिनों में मेरे भाई के साथ झगड़ा कर रही है, मेरे पिता के साथ झगड़ा कर रही है, घर में मनमानी कर रही है। आखिर क्या हो रहा है, इसे पूछना ही होगा, इसे ठीक करना ही होगा, नहीं तो ये हमारे घर को उजाड़ देगी, हमारे घर को बर्बाद कर देगी, हमारे घर सत्यानाश करेगी। तरह तरह के सोच विचारे श्रीकंठ जी के मन में आने लगे। श्रीकंठ जी के मन में आने लगे। श्रीकंठ जी हद से ज्यादा क्रोधित हो गए पत्नी के लिए, क्योंकि अंदर तो गए नहीं है। अंदर जाने से पहले बाहर भाई पिता मिलकर इसके सर भर दिए, इसके कान भर दिए, सब कुछ श्रीकंठ सिंह सुन लिए। सुनने के बाद पत्नी के खिलाफ हद से ज्यादा क्रोधित हो गए। पत्नी के जो व्यवहारों के लिए हद से ज्यादा क्रोधित हो गए। गुस्से से अंदर जाते हैं। जाने से पहले बेनी माधव सिंह भी अपने बेटे को समझाते हैं। बेनी माधव सिंह बेटे की ओर साक्षी दी, हाँ बहु बेटियों का यह स्वभाव अच्छा नहीं, मर्दों का मुंह लगे। देखो बेटा तुम्हारे पत्नी से, बहु बेटियां घर में क्या होती है, घर के लिए इज्जत होते हैं, घर के लिए मान मर्यादा होते हैं। घर में कभी मर्दों करते पुरुषों का मुंह नहीं लगना है, लेकिन तुम्हारी पत्नी मुंह जोरी है। आज मुझे भी गाली दी है, तुम्हारे भाई को भी गाली दी है, मनमानी कर रहे हैं, बेटा समझाओ। दोनों के पास उनको हद से ज्यादा क्रोधित हो गए श्रीकंठ जी पत्नी के लिए। लाल बिहारी भी फिर अपने भाई से कहने लगा, वह बड़े घर की बेटी है, तो हम भी कोई कुर्मी कहार नहीं है। श्रीकंठ ने चिंतित स्वर में पूछा, आखिर बात क्या है?
लाल पिता से बात कर लिए तब लाल बिहारी सिंह फिर मुंह आड़े डालकर वैसे करता है, भाई भाभी तो बड़े घर की बेटी होगी, शहर में रहने वाली होगी, पढ़ी लिखी होगी, सब कुछ होगी, हम कोई ऐसे भिखारी नहीं है, हम भी बिल्कुल अमीर घर के ही, हम भी एक ज़माने के ज़मींदार थे, एक ज़माने में हमारे घर में भी शान शौकत थे, बंगले थे, कार थे, सब कुछ अपने बीते हुए बातों को श्री लाल बिहारी सिंह श्रीकंठ जी के सामने कहने लगा। श्रीकंठ जी भाई और पिता से कहते हैं, अरे आप एक तरह की बातें करते हैं, लाल बिहारी सिंह तुम एक तरह की बातें करते हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आखिर घर में क्या हुआ है। पिता कहते हैं कि बड़ों का मुंह नहीं लगना चाहिए, वो कहते हैं, तुम कहते हैं अमीरी गरीबी की बातें करते हो, मुझे तुम दोनों के बातों को सर पैर ही समझ में नहीं आ रहा है। श्रीकंठ जी कहते हैं अपने पिता भाई से, तुम जो कह रहे हो तुम्हारे बातों के सर पैर ही मुझे समझ में नहीं आ रहा है, आखिर बात क्या हुआ है, और आखिर घर में क्या हुई, साफ साफ कहो। श्रीकंठ ने अपने भाई और पिता से पूछते हैं। तब लाल बिहारी कहता है, कुछ भी नहीं, ये तो है आप उलझ पड़ी, मैं के सामने हम लोगों को कुछ समझते नहीं भैया, कुछ भी तो नहीं हुआ है, यूं ही वो भाभी ने स्वयं हम सब लोगों से झगड़ा करने लगी है, उनके मैके के सामने हमारे घर कुछ भी नहीं है, खान पान होता है उनके मैके में, रहन सहन ठीक है उनके घर में, उनके घर ही सब कुछ है, उनका मायका सब कुछ है, उनके मायके के सामने हमारा घर का कुछ ना गिनती है ना तुनती है। भाभी ऐसे बातें करने लगी, भैया बात तो कुछ भी नहीं है, वही जबरदस्ती से पिता और मुझसे झगड़ा करने लगे हैं, पिता को भी गाली देती है, मुझे भी गाली देती, हर बात हर वक्त सिर्फ मायके की बात करती है, मायके की तारीफ करती है, मायके के सामने हम सब लोगों को कुछ गिनती ही नहीं, भाभी ऐसे व्यवहार कर रही है, भैया आप कुछ समझाओ। फिर बाई से कहने लगा श्रीकंठ। इन दोनों के बात सुनकर श्रीकंठ जी को हद से ज्यादा क्रोध आ गया। श्रीकंठ खा सब कुछ तो हो गया, श्रीकंठ भी गुस्से ही थे, पत्नी के लिए क्रोधित थे, जाकर कपड़े उतारे, हाथ मुंह धो लिए, खा पी कर पत्नी के पास बात करने के लिए चले जाते हैं। श्रीकंठ खा पी कर आनंद के पास गए तो सब कुछ तो हो गया था। भाई के मुंह से भी बातें सुन लिए थे, पिता के मुंह से भी बातें सुन लिए, तो इनको क्रोध तो हद से ज्यादा चढ़ गया था। वही स्वयं पत्नी को खाना परोसने के लिए भी नहीं बुलाए, स्वयं वहीं जाकर कपड़े उतार कर हाथ मुंह धोकर खाना पीना खाकर पत्नी से भाई और पिता के बारे में पूछने के लिए जाते हैं। वो बिल्कुल क्रोधित है, क्योंकि 2 घंटे से उनका देखिए 2 दिन तो यूं ही बीत गई थी, 2 दिन बीतना उतना ही था, आनंदी के लिए 2 घंटा बीतना उतना ही था, क्योंकि उनको पता था हर शनिवार शाम 6 बजे वो गांव में उतरते हैं। 6 बजे उतरते हैं तो घर आने के लिए 10:30 बजाते हैं। गांव के सभी लोगों से इनको बातचीत करना है, गांव के लोगों का हालचाल पूछना है, गांव को बड़ों को मान मर्यादा देना है, छोटों को आशीर्वाद देना है, सब कुछ करना है। तो कर तो इनको 10 बजने के बाद ही घर आते हैं, आदत इनको है, ये सब कुछ पता था श्रीकंठ जी के पत्नी आनंदी को। 2 घंटा बीतना तो उसके लिए मुश्किल ही हो रहा था, कब आएंगे, कब मैं ये बातें उसके सामने बता दूं, कब आएंगे, कब मैं ये बातें उनके सामने बता दूं। वही सोच विचार में आनंदी पति का इंतजार कर रही है। श्रीकंठ जी गुस्से से आकर आनंदी के सामने खड़े होते हैं, गुस्से से आकर आनंदी के सामने खड़े होते हैं। कहते हैं वह बड़ी बैठी थी, पति आने से पहले वो भी क्रोधित रोते हुए कमरे में बैठी थी। यह हजरत की कुछ तीखे थे। आनंद ने पूछा, चित्त तो प्रसन्न है, ते सभी बातें तो हो रहा है घर में, ये भी थोड़ा थोड़ा सुनी थी, थोड़ा थोड़ा उसके भाई से कान भर रहे थे, ये भी देख चुकी थी, भाई उसके पिता उसका कान भर रहे थे, ये भी देख चुकी थी। आए पति सामने आकर खड़े हुए हैं। पति से श्रीकंठ जी से आनंदी कहती है प्यार से, चित्त तो प्रसन्न है, चित्त का अर्थ है दिमाग तो ठीक है, आप ठंडे दिमाग में हैं या गुस्से में हैं। तुम्हारे भाई ने, तुम्हारे पिता ने मेरे खिलाफ जो कान आपके भर रहे थे मैं देख चुकी हूँ, मैं समझ सकती हूँ। आखिर मेरा भी कुछ बनता है आपसे बातें करने के लिए, मेरा भी कुछ होता है आपसे कुछ विचार करने के लिए। आपका चित्त प्रसन्न है, दिमाग ठीक है, आपका दिमाग ठंडा है, आपसे मुझे कुछ बातें करना है, प्यार से पति से कहती है। तब श्रीकंठ जी कहते हैं, श्रीकंठ बोले बहुत प्रसन्न, पर तुमने आजकल घर में यह क्या उपद्रव मचा रखा है। पत्नी से पूछते, हाँ मेरा दिमाग बिल्कुल ठीक है,
मेरा दिमाग बिल्कुल प्रसन्न है, मैं बिल्कुल खुश हूँ तुम्हारे व्यवहार पर, लेकिन तुम आजकल घर में क्या बना रही हो? आजकल उपद्रव कर से कोलाहल या कुछ घटनाएं, आजकल तुम घर में क्या कर रही हो? क्यों झगड़ा कर रही हो? आखिर तुम अपने आप को क्या समझती हो? मेरे पिता को भी गाली देती हो, मेरे भाई को भी गाली देती हो, घर को गाली देती हो, हमारे रहन सहन को गाली देती हो, हमारे खान पान को गाली देती हो। कुल हम तुम्हारे मायके के सामने हमको कुछ गिनती नहीं है। आखिर मन मारी तुम घर में क्यों कर रही हो? तुम्हारा जी तो अच्छा है, तुम्हारा जी जो चाहता है, तुम जो करना चाहती हो साफ साफ कहो मुझसे, इस घर में रहना है या मायके जाना है, हाँ मेरे साथ रहना है या मायके जाना है। बार बार श्रीकंठ जी पत्नी को गाली दे रहे हैं। तब वो कहती है, आनंदियों की त्योरियों बल पर गई, झुंझलाहट के मारे बदन में ज्वाला सी दहक उठी। बोले, उसने तुमसे यह आग लगाई है, उसे पाँव मुँह जुलूस दो। कहने लगी, गुस्सा तो आ ही गया, क्योंकि जो बातें आनंदी के पास थे नहीं, जो बातें आनंदी की थी नहीं, उल्टा सीधा तो उनके पिता भाई के पास सुनकर पत्नी के साथ श्रीकंठ झगड़ा करने के लिए ठहर गए। तो आनंदी का बदन में जुर्जुयों की जैसे होने लगी, बिल्कुल क्रोधित हो गई, क्रोधित होकर महाकाली के जैसे बन गई। पहले से 2 दिन से तो उसने ना बाल संवारी दी थी, ना स्नान किया था, पहले से ही वो बिल्कुल काली के जैसे बन गई थी। बिल्कुल क्रोधित होकर गुस्से से पति के साथ बात करने लगी और कहने लगी, तुम्हारे मन में ये जो आग किसने लगाया हो मुझे पता है, वो मेरे सामने हो तो उसकी जबान खींचकर मारती थी। जो तुम्हारे मेरे लिए तुम्हारे मन में जो आग लगाए हैं, मेरे लिए तुम्हारे मन में झगड़ा लगाए हैं, वो मेरे सामने हो तो 2 तमाचा भी लगा सकती थी। कौन लगाए झगड़ा सब कुछ मुझे पता है। आखिर वो क्या चाहते हैं? देवर और ससुर के बातों को लेकर आनंदी भी पति के साथ झगड़ा करने लगी। श्रीकंठ कहते हैं, इतनी गर्म क्यों होती हो, बात कहो। अरे तुम क्यों इतनी गर्म हो रही हो? पत्नी से कहते हैं श्रीकंठ, तुम क्यों इतना गर्म हो रही हो? तुम्हारे लिए ही घर में झगड़ा हो रहा है, ऊपर से तुम भी गर्म हो रही हो। आखिर बात क्या है? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। मैं जैसे मैं बाहर से अंदर आ रहा था, तुम्हारे खिलाफ वो दोनों बोल दिए। लाल बिहारी सिंह भी तुम्हारे खिलाफ बोलता है, पिता भी तुम्हारे खिलाफ ही बोलते हैं। आकर मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ, तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, तुम भी उल्टा गर्म हो रही हो। आखिर बात क्या है? साफ साफ कहो, बात क्या है? साफ साफ कहो, नहीं तो मुझे कुछ करना पड़ेगा। तो पत्नी से पूछने लगा। तब आनंदी धीरे से बताती है पति से, आप चुप रहिए, आप थोड़ा शांत हो जाइए, आपसे मुझे कुछ बातें करना है, आपसे मुझे कुछ बातें करना है, क्योंकि जो ये घर में हो रहा है आपको कुछ भी पता नहीं है। वो उल्टा सीधा बोलकर तुम्हारे कान भर दिए हैं। आप ठीक रहिए, आप शांत रहिए, मुझे कुछ आपसे बातें करना है। लाल बिहारी सिंह के बारे में या आपके पिता के बारे में मुझे कुछ बातें करना है, आप शांत रहिए। श्रीकंठ जी एक कोने में बैठ गए। आनंदी समझाती है, क्या कहूँ, ये मेरे भाग्य का फेरा है, मैं क्या कहूँ, मेरा नसीब ही ऐसा है। मैं चाहकर तहसीलदार कहकर तहसीलदार की बेटी थी, तुम्हारा जैसे से शादी करने के बाद तो मेरे साथ ऐसा होना ही था, हो गया। मैं क्या करूँ, मेरा नसीब ठीक नहीं है, जो मेरे नसीब में लिखा है वही हो रहा है ना। मेरे मायके में जैसी थी, मेरी नारी रानी के जैसी थी। हद से ज़्यादा मेरे बाप मुझसे चाहते थे, मुझे प्यार करते थे, मुझे रानी के जैसे पढ़ाया लिखाया, मुझे रानी वो मानते थे। लेकिन तुम्हारे साथ जो शादी कर कर आई हूँ, इस देहाती टूटा फूटा खंडहर मकान में आने के बाद मेरे साथ ये होना ही था, मेरे साथ ये होना था, हो गया है। ये तो मेरे किस्मत का फेरा है, क्या कहूँ। नहीं तो गंवार छोकरा, नहीं तो तुम्हारा छोकरा का अर्थ है लड़का। तुम्हारा जो गंवार ना पढ़ा है ना लिखा है, कुछ भी नहीं जानता है, सुबह से शाम तक घर में जितना दूध होता है हांडी दूध पीकर अखाड़े में कसरत करने वाला तुम्हारा अनपढ़ भाई उछड़ गाली देने लगी देवर को। तुम्हारा गंवार मतलब गांव में रहने वाले बच्चों या गांव में रहने वाले नौजवानों, गांव में काम करने वाले। तो तुम्हारा गंवार भाई, तुम्हारा छोकरे का अर्थ है लड़का, तुम्हारा ऐसे गंवार भाई लड़का जिसको चपरासीगिरी करने का भी शौक नहीं है, एक चपरासी बनने के लिए भी लायक नहीं है तुम्हारे भाई। ऐसे भाई ने मुझे खड़ाऊ से मार कर यूं न करता। कहने लगी, तुम्हारे भाई अनपढ़ है, ना पढ़ा है ना लिखा है, कुछ भी नहीं, दुनियादारी कुछ भी उसे
समझ में नहीं आता है, कहीं काम पर रख दिया तो चपरासी की नौकरी करने के लिए भी लायक नहीं है तुम्हारे भाई। ऐसे अनपढ़ भाई ने मेरे ऊपर खड़ाऊ फेंक कर, जूते खड़ाऊ फेंक कर, फिर वो अकड़ता भी नहीं था, खड़ाऊ से वही मुझके मेरे ऊपर मारा है और वही अकड़कर मुझसे बातें करता है। देखो तुम्हारे भाई का हिम्मत, कहने लगी, देखो तुम्हारे भाई का हिम्मत, तुम्हारा जो अनपढ़ भाई खड़ाऊ से मुझे ही मारा है और ऊपर से मुझ पर ही अकड़ता है, मुझे ही गाली देता है और तुम आते ही मेरे खिलाफ तुम्हारा कान भी भरता है, देखो तुम्हारे भाई कैसा है। तो देवर को गाली देने लगी पति के सामने आनंद। ये सभी बातें श्रीकंठ जी को अजीब लगने लगे, क्योंकि श्रीकंठ जी घर में आने से पहले भाई ने उसके बारे में, पत्नी के बारे में जो कान भर दिए, तो धीरे धीरे से बातें नीचे उतरने लगे, कहने लगे सब हाल साफ साफ कहो तो मालूम हो, मुझे तो कुछ पता नहीं। पति श्रीकंठ जी कहने लगे फिर आनंद से, अरे साफ साफ समझाओ तुम क्या कहना चाहते हो, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। वो तुम्हारे खिलाफ बोलते हैं, तुम उनके खिलाफ बोलती हो, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। ठीक ठीक से कहो जो हाल हुआ है, जो बातचीत तुम्हारे बीच में हुआ है, जो बातचीत तुम तीनों के बीच में झगड़े के रूप में हुआ है, साफ साफ मुझे बता दो, मुझे तब समझ में आता है। तो समझ में आने के बाद मुझे उनसे कुछ पूछताछ भी करना पड़ता है, कहो साफ साफ कहो। तब आनंद कहती है जो पहले घटना घटा हुआ था वही घटने को फिर दोहराती है। परसों यानी कल, परसों जो गुरुवार के दिन हुआ था, परसों तुम्हारे भाई, लाडले भाई ने मुझसे मांस पकाने को कहा, घी हांडी में पाव भर से अधिक न था, वह सब मैंने मांस में डाल दिया। जब खाने बैठा तो कहने लगा दाल में घी क्यों नहीं है। बस इसी पे मेरे मैके का बुरा भला कहने लगा, मुझसे न रहा गया। मैंने कहा कि वहाँ इतना घी तो नाय खाकर जाते हैं और किसी को जान भी नहीं पड़ता। बस इतना सा बात पर इस अन्याय ने मुझ पर खड़ाऊ फेंक मारी। यदि हाथ से न रोक लूँ तो सिर फट जाए। उसी से पूछो मैंने जो कुछ कहा है वह सच है या झूठ। आनंद कहने लगे जो तुम समझना चाहते हो, तुम्हारे भाई ने जो मेरे साथ किया है उसके बारे में तुम जानना चाहते हो तो जानो, मैं बोलती हूँ। परसों यानी 2 दिन से पहले दिनों में तुम्हारे लाडले भाई, कहती है पति को, तुम्हारे जो लाडले भाई इस घर में अनपढ़ लाडले भाई लाल बिहारी सिंह 2 चिड़ियों को मार कर लाया था। उससे मांस की सब्जी बनाने के लिए मुझसे कहा, तो मांस की सब्जी बनाने के लिए मैंने बैठ गई। हांडियों में देखने के बाद पाव से भी अधिक घी नहीं थी घर में। सभी घी मैंने मांस की सब्जी में डालकर बना दी। बनाकर खाने के लिए बैठ गया तो दाल परोसने लगी। दाल में घी डालने को कहा तो घी नहीं था। मैंने बस इतना कहा, देखिए जितना घी था वो सब मैंने मांस की सब्जी में डाल दी हूँ, घी नहीं है। इसी बातों के लिए फिर उसने मेरे मायके को भला बुरा कहा, कहने लगा कि तुम्हारे मायके में घी का नदी बहता होगा इसलिए इतना घी खर्चा करते हैं। घी आकर महीना भर भी नहीं हुआ, घी इतना जल्दी खाली हो गया। इसी के लिए मेरे मायके को गाली देने लगा, मेरे माँ बाप को गाली देने लगा, मन माने कहने लगा और गाली भी देने लगा। ऊपर से खड़ाऊ फेंक दिया मेरे ऊपर, जूते फेंक दिया। उससे मैं पकड़ न सकती तो मेरे सर फट जाता था, मैं कहीं की नहीं रह जाती थी। तुम्हें मुँह देखने के लिए भी लायक नहीं रहती थी। उसने ऐसा हालत मेरा कर दिया। देखो ये तुम्हारे भाई ने मेरे साथ ऐसा कह दिया। जो आनंदी ने पति के सामने लाल बिहारी सिंह किए हुए घटनाओं को समझाते हैं, तब श्रीकंठ पत्नी के बातें सुनकर गदगदित हो गए, हद से ज्यादा क्रोधित हो गए। गुस्सा इनका चढ़ गया, चाहकर उसे मार दूं या उनको मार दूं। हद से ज्यादा क्रोधित हो गए और कहने लगे श्रीकंठ जी की आंखें लाल हो गए। बोले यह तो तक हो गया इस छोकरे का एहसास। कहने लगा यहाँ तक हो गया इस छोकरे का, इतने दिनों तक मेरे सामने बैठकर बात करने से भी डरता था, मेरे सामने 4 पाए पर बैठने से भी डरता था, मेरे सामने बैठकर पान खाने से भी डरता था। मुझे पिता से भी ज्यादा समझने वाला, पिता से भी ज्यादा मुझे मान मर्यादा देने वाला मेरा छोटे भाई आज
मेरे पत्नी के ऊपर खड़ाऊ फेंक दिया। ये छोकरे का इतना रुबाब, ये छोकरे का इतना हिम्मत, हद से ज्यादा क्रोधित हो गए और बाई को गाली देने लगे। आनंदी स्त्रियों के स्वभाव अनुसार रोने लगी। तो सब कुछ पति के सामने समझाई जो हुए थे, फिर रोने लगी क्योंकि आंसू उनकी पलकों पर रहते हैं। श्रीकंठ बड़े धैर्यवान और शांत पुरुष थे। उन्होंने कदाचित ही कभी क्रोध आता था। स्त्रियों के आंसू पुरुषों की क्रोधाग्नि भड़काने की तेल का काम देते हैं। रात भर करवटें बदलते रहे। उग्रता के कारण पलक तक न झपकी। प्रातः काल अपने बाप के पास जाकर बोले, दादा अब इस घर में मेरा निवाह न होगा। पत्नी के बातें सुनकर श्रीकंठ को भी हद से ज्यादा क्रोध आ गया। जाकर बाई को मारना चाहता है, मारने का वक्त नहीं है, वो मार खाने का उम्र वाला भी नहीं है। जाकर पिता से बात करना चाहते हैं, आधी रात हो चुका है। पत्नी की बातें सुनकर हद से ज्यादा क्रोधित हो गए और श्रीकंठ के सामने श्रीकंठ के सामने आनंदी ने सब कुछ समझाकर रोने लगी। और पत्नी जैसे रोती है, पति का दिल भी खिल उठता ही है, क्योंकि आंसू ऐसे ही होते हैं। स्त्रियों के आंसू होते पुरुषों को बिल्कुल नरम कर देते हैं। पत्नी के आंसू देखकर, पत्नी के तकलीफ देखकर श्रीकंठ जी बिल्कुल दयावान बन गए। पत्नी को समझाए और समझाकर सो गए। सोना चाहते हैं, नींद नहीं आते, बार उठते हैं, उधर इधर जाते हैं, आते हैं, फिर सो जाते हैं, करवटें बदलते हैं, कभी कंबल ओढ़ते हैं, कभी कंबल निकाल कर फेंकते हैं। रात भर करवटें बदलते रहे, पलके तक नहीं झपके। पलके ने आंखें भी उनके कभी बंद भी नहीं हुई। रात भर पलके झपकते हुए बैठ गए। सुबह होते ही, प्रातः काल का अर्थ है सुबह होते ही सीधा उनके पिता के पास गए, यानी उस घर का मुखिया बेनी माधव सिंह जी थे। जाकर पिता के सामने खड़े हो गए। खड़े होकर कहने लगे, आप इस घर में मैं नहीं रह सकता। निवाह का अर्थ है इस घर में आप मैं नहीं रह सकता। इस घर में रहने का मेरा मन टूट गया है, क्योंकि जब मैं घर में रहता हूँ तो आप लोग ऐसे बातें करते हैं। मैं तो हफ्ते में एक बार आने वाला हूँ, कब कुछ भी हो सकता है, इसलिए अब मैं इस घर में नहीं रह सकता हूँ। पिताजी आप मुझे अलग घर बना दीजिए। जाकर पिता के सामने खड़े हो गए। इसी तरह की विद्रोही पूर्ण बातों कहने पर श्रीकंठ ने कितनी ही बार अपने कई मित्रों को आड़े अर्थों के लिए लिया था, परंतु दुर्भाग्य आज उन्हें स्वयं यही बातें अपने मुंह से कहनी पड़ी। दूसरों को उपदेश देना भी कितना सहज है। जाकर पिता के सामने खड़े हो गए, कहने लगे, पिताजी आप इस घर में मैं नहीं रह सकता, क्योंकि इस घर में ऐसे हो रहे हैं। मेरे पत्नी के साथ कभी पत्नी के ऊपर कभी जूते बौछारते हैं, कभी झाड़ू बौछारते हैं, कभी गालियां बौछारते हैं, कुछ भी हो सकता है, इसलिए अब इस घर में मैं नहीं रह सकता कहते हैं। और ये बात कहने के लिए श्रीकंठ जी को हद से ज्यादा दुख भी हो रहा था, क्योंकि उस गांव में कभी झगड़ा होते हैं परिवारों में, जाकर बड़ी परिवार की कहानियां सुनाकर बिगड़ता हुआ परिवार को मिलजुल कर रहने का सीख सिखाने वाले श्रीकंठ हैं। कभी सास बहुओं के बीच में झगड़ा होता है तो जाकर समझा बुझाकर उनको मन लगाकर रहने का सीख सिखाने वाले श्रीकंठ जी है। कभी माँ बाप के बीच में झगड़ा होता हो तो समझाने वाले श्रीकंठ ही है। पति पत्नी के बीच में झगड़ा होते हैं तो अलग खिचड़ी पकाने की कभी सोचते हैं तो उनको भी समझाने वाले श्रीकंठ ही है। गांव में सभी लोगों को मिलजुल कर सीख सिखाने का काम श्रीकंठ जी करते थे। बड़ी परिवार की कहानियां गांव के लोगों को समझाते थे। गांव में आने वाली नई नवेली बहुओं को कहानी सुनाकर उनको बड़ी परिवार में रहने का योग्य बना देते थे। घर से गांव से बाहर जाने वाले ललनाओं को, गांव की लड़कियों को सास ससुरों का सेवा करना और सास ससुरों के घर में किस तरह बड़ी परिवार की ख्याल रखना समझा बुझाकर बेचने वाले श्रीकंठ जी आज उनका घर टूटने जा रहा है। आज उनके घर का 2 हिस्सा होने की बातें कर रहे हैं। ये बात करने के लिए श्रीकंठ जी को हद से ज्यादा दुख भी हो रहा है, हद से दुख भी हो रहा है। कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो एक और पत्नी है, एक और भाई है। चाहे तो भाई को छोड़ सकते हैं, पत्नी को कभी कोई छोड़ ही नहीं सकते हैं, क्योंकि पत्नी अर्धांगिनी माने जाते हैं। चाहे सुख हो दुख हो, साथ निभाने वाले पत्नियां ही हैं पतियों के साथ। इसी सोच विचार के लिए एक और भाई है, एक तरफ भाई और पिता है, एक तरफ पत्नी है। चाहे तो इनको छोड़ सकते हैं, पत्नी को छोड़ ही नहीं सकते हैं। इसी बातों के सिलसिले में आकर
और पिताजी के सामने खड़े हो गए, बातें करने लगे कि पिता आप मेरा निर्वाह इस घर में हो ही नहीं सकता है, इस घर से अब मुझे अलग होना है। बेनी माधव सिंह घबरा उठे और बोले क्यों? जैसे ही सुबह सुबह आकर बेनी माधव सिंह हुक्का पी रहे थे, बेटा सामने खड़ा है, कहने लगा कि पिताजी आप मेरा इस घर का बंटवारा चाहिए, इस घर में आप मिलजुल कर रह नहीं सकता हूँ, मुझे अलग घर बनाना है। इन बातों को सुनकर बेनी माधव सिंह भी हैरान रह गए, हद से ज्यादा इनको भी दुख होने लगा, हद से ज्यादा घबरा गए। बेटे से कहते हैं क्या हुआ बेटा, तुम सुबह सुबह आए हो, आते ही मेरे सामने बिल्कुल ऐसे बड़ी बातें कर रहे हो कि इस घर में मैं नहीं रहूंगा, क्या हुआ है आखिर क्या हो गया, तुम आखिर घर क्यों अलग बनाना चाहते हो, घर में क्या हुआ, साफ साफ कहो। श्रीकंठ कहते हैं इसलिए कि मुझे भी अपनी मान प्रतिष्ठा का कुछ विचार है, आपके घर में अब अन्याय और हट का प्रकोप हो रहा है, जिनको बड़ों का आदर सम्मान करना चाहिए वही उनसे सिर चढ़ जाते हैं। मैं दूसरों का नौकर ठहरा घर पर रहता नहीं, यहाँ मेरी पीछे स्त्रियों पर खड़ाओं और जूतों की बौछार होती है, कड़ी बात तक चिंता नहीं, कोई एक की दो की कह ले, यहाँ तक मैं सह सकता हूँ, किंतु यह कदापि नहीं सह सकता कि मेरी ऊपर लात घूसे पड़े और मैं दम न मारूं। कहने लगा देखो पिताजी, ज्यादा बहस करना मुझे भी पसंद नहीं है, मैं जो ठहरा एक सरकारी नौकर, हमेशा तो घर में नहीं रहता हूँ, हफ्ते में 6 दिन शहर में रहना पड़ता है, एक ही दिन मुझे गांव में रहना पड़ता है। इस घर में मैं अपनी पत्नी को छोड़कर जा रहा हूँ, इस घर में जो छोटे हैं, बड़े भी हैं छोटे हैं, छोटों को बड़ों का इज्जत कैसे करना मालूम नहीं है, बड़ों को कैसा मान मर्यादा देना मालूम नहीं है, चाहे तो बड़ाओं के ऊपर जूते भी मार सकते हैं, खड़ाओं भी मार सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। इस घर में जो बड़े हैं छोटों को गाली भी दे सकते हैं, सब कुछ करते हैं, मैं तो नहीं रहता हूँ। आज मेरे पत्नी के ऊपर जूते फेंक दिए, खड़ाओं फेंक दिए, कल कुछ भी हो सकता है, कल आप दोनों मिलकर उसे मार भी सकते हैं। इसलिए ये सब कुछ देखने से पहले मुझे अलग घर बनाना है, तो आपके सामने में झुक कर रहने से पहले सब आप मुझ पर प्रहार करते हैं, मुझे मारते पीटते थे, सब कुछ सह सकता हूँ, आप मुझे गाली दीजिए मारिए, मैं सह सकता हूँ। जो मेरे साथ आई है, मेरे साथी मेरी पत्नी, उसके ऊपर भी आप ऐसे व्यवहार करते हैं, कभी जूते बौछारते हैं, कभी गाली से बौछारते हैं, न जाने क्या क्या करते हैं पता नहीं। इसलिए आप इस घर में मेरा निर्वाह न होगा, आप इस घर में मैं नहीं रह सकता हूँ, मेरा हिस्सा मुझे दीजिए। श्रीकंठ जी कहने लगे अपने पिता से, मेरा हिस्सा मुझे दीजिए, मेरा घर मुझे दीजिए। पूछने से उनको भी दुख हो रहा है, क्योंकि शादी हुए कुछ ही दिनों में परिवार को टूट जाना उनको भी पसंद नहीं है, परिवार में दरारें आना उनको भी पसंद नहीं है, भाई भाइयों के बीच में दरारें आना उनको भी पसंद नहीं है। आखिर क्या करें, सोच विचार कर ही जाकर पिता के सामने खड़े हो गए और बातें करने लगे कि अब इस घर में मैं नहीं रह सकता हूँ, मेरा बंटवारा मुझे मिलना चाहिए, मेरा बंटवारा मुझे मिलना ही चाहिए। बेनी माधव सिंह कुछ जवाब न दे सके, श्रीकंठ सदैव उनका आदर करते थे। बेनी माधव इन सभी बातों को सुनकर हैरान रह गए, दंग रह गए। बेनी माधव सिंह जी की कुछ आमदनी नहीं थी, तो साल का 1000 रुपये इनको क्या होता था, बेटे के आमदनी पर ही इनका जीवन चलने लगा है। आइंदा कमाओ बेटा ही घर छोड़कर जाएगा तो घर कैसे चलेगा। लाल बिहारी सिंह तो ना कुछ करने वाला है, ना कुछ देने वाला है, ना तो लेने वाला है। घर में जितना दूध रहता है खा पी कर आराम से दिन भर कसरत करने वाला है लड़का, कमाऊ तो नहीं है। इस घर में कमाऊ वही है श्रीकंठ, वही घर छोड़कर जाएगा तो इन दोनों का जीवन कैसा चलेगा, ये भी सोच विचार बेनी माधव सिंह जी के मन में है। बेटे को कुछ भी उत्तर नहीं देते, चुपचाप बैठे हैं। पिता से कहते हैं श्रीकंठ, देखिए श्रीकंठ अपने पिता से कहते हैं, मैं तो आपका आदर करने वाला हूँ, मैं तो आपका इज्जत करने वाला हूँ, आप जल्दी से मुझे समझाइए, नहीं तो मुझे आड़े टेढ़े रास्ता पकड़ना पड़ता है, कहिए आप क्या करते हैं। उनके ऐसे तेवर देखकर बूढ़ा ठाकुर अवाक रह गया, केवल इतना ही बोला, बेटा तुम बुद्धिमान होकर ऐसी बातें करते हो, स्त्रियां इस तरह घर की नाश कर देती हैं, इनको बहुत सिर चढ़ाना अच्छा नहीं है। बेटे से कहते हैं, देखो बेटा तुम तो पढ़े लिखे हो, सब कुछ जानते ही हो, लाल बिहारी सिंह कोई बाहर का नहीं है, तुम्हारा सगा भाई है, वो अनपढ़ गुज्जड़ गंवार है, वो तो कुछ भी
समझता ही नहीं। उसने जो की वो गलती उसके लिए क्षमा कर दो। वो तो जानबूझकर किया है या चाह कर करा है, वो क्रोधित होकर करा है, मुझे पता नहीं। उस जानबूझकर तो किया हो, जो भी किया होगा, तुम्हारे भाई ही है, उससे क्षमा कर दो, उसे क्षमा कर दो। और एक बात बेटा, ऐसी स्त्रियों की बातें सुनकर घर अलग बनाना, अलग घर बनाकर जाना, दूसरे गांव जाना, दूसरे शहर में जाकर रहना, घर गृहस्थी छोड़ना, ऐसे बातें भी मत करो। आखिर स्त्रियां होते ही घर बर्बाद करने के लिए, स्त्रियां होते ही पुरुषों के सर खराब करने के लिए। ऐसे पत्नी के बातें सुनकर तुम झगड़ा करने के लिए आए हो बेटा, ये सरासर गलत है। जाओ अंदर, तुम्हारा काम लो दे बेटा, मैं तुम्हारे भाई को भी समझा दूंगा, तुम्हारे पत्नी को भी समझा दूंगा। इस घर से कोई अलग होना भी मुझे पसंद नहीं है, ये घर टूटना भी मुझे पसंद नहीं है। बार बेनी माधव सिंह जी अपने बेटे को समझाने लगे श्रीकंठ जी को। श्रीकंठ कहते हैं, तब श्रीकंठ कहते हैं पिता से, इतना मैं जानता हूँ आपके आशीर्वाद से ऐसा मूर्ख नहीं हूँ। आप स्वयं जानते हैं कि मेरे ही समझाने बुझाने से यह गांव में कहीं घर संभाले गए हैं, पर जिस स्त्री का मान प्रतिष्ठा का ईश्वर की बराबर में उत्तरदाता हूँ, उसके प्रति ऐसा घोर अन्याय और पशुत्व व्यवहार मुझे असह्य है। आप सच मानिए, मेरे लिए यह कुछ कम नहीं है कि लाल बिहारी को कुछ दंड नहीं देता। कहने लगा और बात कहता है। श्रीकंठ जी कहते हैं बेटा, श्रीकंठ जी कहते हैं अपने पिता के सामने, इतना तो मैं जानता हूँ पिताजी, मैं इतना जानता हूँ आपके आशीर्वाद से, यानी आपके मार्गदर्शन में मैं पल बड़ा हूँ। मैं उतना तो मूर्ख नहीं हूँ, मैं आप लोगों को छोड़कर जाऊँ या भाई को छोड़कर जाऊँ, गांव गृहस्थी छोड़कर जाऊँ, उतना तो मैं मूर्ख नहीं हूँ। मैं जितना मैं समझता हूँ कि इस गांव में जितने भी घर बिगड़ते थे, उन सभी को मैं परिवार की कहानी सुनाकर उनको रहने का योग्यता वही उनको समझाता था। ऐसे घर गांव में समझाने वाला इंसान वही अपने घर को बर्बाद होने से मैं कैसे बचा सकूं, मैं अपने घर को बर्बाद होने से कैसे रोक नहीं सकता हूं। लेकिन मैं स्त्रियों के ऊपर, मैं स्त्रियों को यानी स्त्रियों को हद से ज्यादा मान मर्यादा देता हूँ। चाहे स्त्रियां कैसे हैं, देवी के रूप में होते हैं, मकाली के रूप में होते हैं, स्त्रियों को मैं हद से ज्यादा मान मर्यादा देता हूँ। स्त्रियों के लिए मेरे मन में हद से ज्यादा प्रतिष्ठा है। स्त्रियों में मैं ईश्वर का रूप देखता हूँ। ऐसे स्त्रियों पर आज खड़ाऊं बौछारे हैं, आज जूतों का बौछार उनके ऊपर हुआ है, तो ये तो मैं कदा सह नहीं सकता हूँ, ये तो मैं कदा नहीं सकता हूँ। बिल्कुल लाल बिहारी सिंह ने अपने भाभी के साथ पशुत्व व्यवहार किया है। पशुत्व व्यवहार का अर्थ है जानवरों के जैसे किया है, गाली दिया है, जूतों से मारने की भी कोशिश की है, सब कुछ उसने किया है भाभी के साथ। ये तो ऐसी छोटी मोटी बातें भी नहीं है। जिस घर में स्त्री का मान मर्यादा नहीं है, जिस घर में स्त्री का मान मर्यादा नहीं है, उस घर में मैं एक क्षण भी नहीं रह सकता हूँ। मैं सबको समझ सकता हूँ, एक क्षण भी मैं नहीं रह सकता हूँ। मुझे अपना अलग घर बनाने की आज्ञा दीजिए। साथ ही साथ मैं श्रीकंठ से बात भी नहीं करना चाहता हूँ। आज से श्रीकंठ मेरे लिए मर चुका है, मैं उसके लिए मर चुका हूँ। इतना दिन तो मैं श्रीकंठ जी को हंसते ज्यादा चाहता था, मेरे भाई कुश्ती खेल रहा है, मेरा भाई वैसा है, मेरे भाई ऐसे है, लोगों के सामने मैं भाई का तारीफ करता था। ऐसे तारीफ करवाने वाले भाई आज भाभी के ऊपर यानी मेरी पत्नी के ऊपर जूतों से मार दिया है, तो मैं कभी अपना भाई भी नहीं समझता हूँ, उसे अपना भाई भी नहीं समझता हूँ। आज से वो मेरे लिए मर चुका है, मैं उसके लिए मर चुका हूँ। बस आप मुझे अलग घर बनाने की आज्ञा दीजिए। मैं तो अनपढ़ नहीं, चाह कर कहीं भी रह सकता हूँ, इसी गांव में भी एक अलग घर बना कर रह सकता हूँ, चाहे तो अपने पत्नी को शहर लेकर जा सकता हूँ, कहीं तो मैं आपके आशीर्वाद से आराम से रह सकता हूँ। आप मुझे अलग घर बनाने की आज्ञा दीजिए। अभी बेनी माधव सिंह भी गरमाए, ऐसी बातें और न सुन सके, बोले लाल बिहारी तुम्हारा भाई है, इससे जब कुछ भूल चूक हो उसके कान पकड़ लो, लेकिन तुम ऐसे बात मत करो। लाल बिहारी सिंह के लिए बेनी माधव सिंह बड़े से कहते हैं, अरे बेटा तुम ऐसे क्यों बात करते हो, इतने तुम क्यों गुस्से आ गए हो, गुस्से से थोड़ा ठंडा हो जाओ। लाल बिहारी सिंह कौन है, तुम्हारा भाई तो है वो गलती चाह कर किया होगा, अनजाने में कि वो गलती तो कर चुका है, उस गलती के लिए उसके कान पकड़ो, मारो, दंड दो, पीटो, सब कुछ करो, लेकिन घर छोड़ने की बातें मत करो बेटा, अंदर जाओ। श्रीकंठ लाल बिहारी को मैं अब अपना भाई नहीं समझता।
पिता तुम जिस भाई के बारे में बात करते हो वो आज से मेरे लिए भाई नहीं है। कहने लगे आज से वो भाई ही नहीं है, मेरे लिए वो मर चुका है। बेनी माधव सिंह कहते हैं स्त्री के पीछे, अरे तुम पत्नी की बातें सुनकर तुम्हारे साथ जन्म लेने वाले भाई को तुम भाई नहीं कहते हो। पत्नी की बातें सुनकर तुम्हारे साथ पल बढ़े हुए भाई को भाई नहीं कहते हो। पत्नी की बातें सुनकर तुम्हारे साथ खेल कूदने वाले भाई को भी तुम भाई नहीं कहते हो। भाई मर चुका हो कहते हो, कैसे बातें करते हो श्रीकंठ, तुम पत्नी की बातें सुनकर ये सब कुछ कह रहे हो, ये सब कुछ कर रहे हो। बेनी माधव सिंह बेटा से पूछते हैं, तब श्रीकंठ कहते हैं जी नहीं, उनकी क्रूरता और अविवेक के कारण। नहीं नहीं पिताजी, मैं अपने पत्नी की बातें सुनकर लाल बिहारी के लिए ऐसे बातें नहीं सुन रहा हूँ। ये स्वयं लाल बिहारी का अपराध है, लाल बिहारी का क्रूरता है, लाल बिहारी का अविवेक है। इस सभी विचारों के लिए मैं लाल बिहारी को अपने भाई नहीं समझता हूँ। इन सभी बातों के लिए मैं लाल बिहारी को अपना भाई समझता नहीं हूँ। मैं ना किसी से सुनूंगा और ना किसी से कहूँगा। ना मैं पत्नी की बातें सुनकर आप सबके सामने ऐसे बातें कर रहा हूँ, ना मैं पत्नी के लिए सब कुछ कर रहा हूँ। लाल बिहारी का बुरा व्यवहार से मैं तंग आ चुका हूँ, मुझे लज्जित होना पड़ रहा है। जिस घर वालों ने बड़ी परिवार को बचाने की बातें सुनाने वाले गांव में आज मेरा परिवार में ही बिगड़ता जा रहा है, तो ये मुझे भी सहन नहीं होता है। फिर भी मैं क्या करूं, कुछ कर ही नहीं सकता हूं, मुझे आप आज्ञा दीजिए। दोनों कुछ देर चुप रहे, तो दोनों के बातचीत हो गए, दोनों क्षण के लिए चुप हो गए और बैठ गए। ठाकुर साहब लड़के का क्रोध शांत करना चाहते थे। ठाकुर साहब बार श्रीकंठ जी को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यह नहीं स्वीकार करना चाहते थे कि लाल बिहारी ने कोई अनुचित काम नहीं किया है। पिता उसको बार समझा रहे हैं, बेटा ऐसा मत करो, तुम्हारे भाई है, उसे क्षमा करो, उसे दंड मत दो, समझा रहे हैं। लेकिन ये सब कुछ लाल बिहारी सिंह के लिए श्रीकंठ जी मानने के लिए तैयारी नहीं है। इसी बीच में गांव के और कई सज्जन उनके चिलम के बहाने वहाँ बैठे। कई स्त्रियों ने जब यह सुना कि श्रीकंठ पत्नी के पीछे पिता से लड़ने को तैयार है, तो उन्हें बड़ा हर्ष हुआ। दोनों पक्षों की मधुरवाणियाँ सुनने के लिए उनकी आत्माएं दिल मिलाने लगी। गांव में कुछ ऐसे कुटिल मनुष्य भी थे जो इस कुल की नीतिपूर्ण गति पर मन ही मन जलते थे। वे कहा करते थे श्रीकंठ अपने बाप से दबता है इसलिए वह दब्बो है, इससे विद्या पढ़ी इसलिए वह किताबों की कीड़ा है। बेनी माधव सिंह उनकी सलाह के बिना कोई काम नहीं करते, यह उनकी मूर्खता है। इन्हीं महानुभावों की शुभकामनाएं आज पूरी होती दिखाई दी। कोई हुक्के के बहाने, और कोई लगान के बहाने, कोई रस्सी के बहाने आकर बैठ गए। बेनी माधव सिंह पुराने आदमी थे, इन भावों को ताड़ गए। उन्होंने निश्चय किया चाहे कुछ भी क्यों ना हो, इन द्रोहियों के ताली बजाने का अवसर न दूंगा। तुरंत कोमल शब्दों में बोले, बेटा तुमसे बाहर नहीं हूँ, तुम्हारा जो चाहे करो, अब तो लड़के के अपराध हो गया है। देखिए ये तो चलने लगा था। देखिए गांव में हिस्से खबरें फैल जाते हैं, जिसके घर में झगड़ा हो रहा है तो कोई एक सुने, गांव भर सुनाते हैं ऐसे ऐसे इनके घर में झगड़ा हो रहा है, इनके घर में ऐसे बातें हो रहा है, माँ बाप के बीच में झगड़ा हो रहा है, भाई बहनों के बीच में झगड़ा हो रहा है, पिता बेटे के बीच में झगड़ा हो रहा है। तो गांव भर ये समाचार फैलते ही हैं। गांव के लोग झगड़ा देखने के लिए किसी न किसी बहाने आ ही जाते हैं। इसी तरह बेनी माधव सिंह जी के घर में जो सुबह से झगड़ा चल रहा था, बेनी माधव सिंह और बड़े बेटे श्रीकंठ के बीच में, इन झगड़ों को गांव वाले पूरे सुन लिए। सुनकर पूरा गांव पर फैल गए समाचार, बेनी माधव सिंह श्रीकंठ जी के बीच में झगड़ा हो रहा है। वो भी किसके लिए? बंटवारे के लिए झगड़ा हो रहा है। श्रीकंठ जी पत्नी के बातों सुनकर पिता के साथ झगड़ा कर रहा है बंटवारे के लिए। शादी होकर कुछ ही दिन नहीं हुआ है, पत्नी की बातें सुनकर पिता के साथ झगड़ा कर रहा है। गांव भर समाचार फैल गया। गांव की स्त्रियां तो पहले से इस श्रीकंठ के ऊपर जलते थे, क्योंकि जहां जिस घर में सास ससुरों के झगड़ा होता था, जिस घर में बहू सासों की झगड़ा होते थे, सब कुछ उनको समझा बुझा कर रहने के लिए समझाता था। ऐसे रहने वाले गांव के बहुएं हंसने चलने लगे। हम लोगों को बड़ी बड़ी कहानी सुनाकर सास ससुरों का सेवा करने के लिए लगाने वाला श्रीकंठ, हमको बड़े बड़े कहानी सुनाकर बड़ी परिवार में रहने का
कहानी सुनाने वाला श्रीकंठ शादी होकर कुछ ही दिन नहीं हुआ है, पत्नी की बातें सुनकर पिता के साथ झगड़ा कर घर अलग बनाना चाह रहा है। तो ये बातें फैल गए, स्त्रियों पुरुषों गांव के सभी लोग आकर श्रीकंठ जी के आंगन में बैठ गए, बरामद में बैठ गए, एक एक बहाना बनाकर। कोई रस्सी लेने के बहाने आकर इनके बैठ गए। रस्सी का अर्थ है देहाती गांव में कुएं से पानी लेते हैं, कुएं से पानी लेना हो तो सभी के घरों में रस्सियाँ नहीं होते। जिस गांव में थोड़े अमीर बड़े जैसे पटेल शान लोग रहते हैं, ऐसे घरों में ही रस्सियाँ होते हैं पानी खींचने की। तो इनके घर में भी पानी खींचने की रस्सी थी। कुछ लोग रस्सी के बहाने आकर उनके घर में बैठ गए। कुछ लोग लगान करते हैं जो घोड़े को डालते हैं, तो लगान के बहाने कुछ लोग लेने के लिए बहाने बनाकर कुछ लोग आकर इनके आंगन में बैठ गए। कुछ लोग तंबाकू हुक्के पीने के बहाने इनके घर में आकर बैठ गए, क्योंकि जमींदार बेनी माधव सिंह हमेशा हुक्का पीते थे। हुक्का पीने के लिए उस गांव में जितने भी बूढ़े बुजुर्ग थे आकर इन्हीं के पास हुक्का पीने के लिए बैठते थे। कुछ लोग हुक्का पीने के बहाने आकर बैठ गए। गाँव की औरतें तो ये क्या करेगा, कैसे झगड़ा हो गया देखने के लिए सभी बरामदा में लोग भर गए। लोग भर गए, बाप और बेटा दोनों चुपचाप बैठे हैं। लोगों को यह देखना है कि श्रीकंठ पिता से डरते हैं। कुछ लोग कहते हैं इतना गांव पर हम लोगों को समझाने वाला अपने पिता से कैसा डरता है, देखने के लिए कुछ लोग उसके कान भरने लगे, बात करने के लिए तिलमिला करने लगे हैं। कुछ लोग कहते हैं बेनी माधव सिंह ही अपना बड़ा बेटा श्रीकंठ से हद से ज़्यादा डरता है। श्रीकंठ जैसा कहते हैं वैसे ही बेनी माधव सिंह सुनते हैं। तो कुछ लोग वो कैसा बातें करता है देखने के लिए बैठ गए हैं। तो अब इशारे से ही बेनी माधव सिंह अपने बेटे को समझाते हैं, बेटा ये बात करने का अवसर नहीं है, तुम घर में जाओ। क्योंकि बेनी माधव सिंह उन सभी को भली भांति जानते थे। बेनी माधव सिंह कहीं दिन से उसी गांव के मुखिया ही हैं। गांव के लोग कैसे हैं उनको पता है, गांव के लोग कैसे खिचड़ी पकाते हैं उनको पता है। इसलिए उनके घर की झगड़ा गांव वालों के जबान की बातें नहीं बनना चाहिए, गांव वालों की जबान पर इनके बातें नहीं रहना चाहिए। इसी के लिए बेनी माधव सिंह बार बेटे से इशारे से समझा रहे हैं, बेटा तुम अंदर जाओ, ये बातें करने का वक्त नहीं है, तुम अंदर जाओ, ये बातें करने का वक्त नहीं है, अंदर जाओ। तुम्हारा लाल बिहारी सिंह जो किया है वो बिल्कुल छोटा है, गलती किया है, इसके बारे में हम कल बातें करेंगे। तुम इशारे से ही बेनी माधव सिंह बार समझाते हैं, लेकिन संसार का अनुभव उनको पिता को है ना, संसार के अनुभव श्रीकंठ जी को कुछ भी नहीं है। इलाहाबाद का अनुभव ही रहित, इलाहाबाद में पढ़ा लिखा इंसान पिताजी के इशारों को समझाने के लिए तैयार ही नहीं है। इलाहाबाद का अनुभव ही रहित जल्ला आया हुआ ग्रेजुएट इस बात को न समझ सका। पिताजी जो समझाते हैं पढ़ लिख कर तो ग्रेजुएट है श्रीकंठ, लेकिन पिताजी के इशारों को समझने के लिए तैयार ही नहीं। उसे डिबेटिंग का क्लब में अपनी बात पर अड़ने की आदत थी। इन हथकड़ों की उसे क्या खबर था। बाप ने जिस मतलब से बात पलट दी वह उनकी समझ में न आया। बोला, लाल बिहारी के साथ अब इस घर में न रह सकता। पिताजी बार समझा रहे हैं कि हमारे घर की बातें गांव के मुंह में नहीं जाना चाहिए। इशारे से समझाते हैं। पिताजी की इशारा ना समझने के लिए तैयार है, ना सोचने के लिए तैयार है, कुछ भी नहीं। बार लाल बिहारी सिंह के बारे में बात करता है। बार कहने लगा कि पिताजी अब मैं इस घर में नहीं रहूँगा, अब मैं इस घर में नहीं रहूँगा, अब मुझे इस घर से अलग होना है। ना तो मैं लाल बिहारी सिंह के साथ रहूँगा, ना तो मैं आपके साथ रहूँगा, मुझे अलग घर बनाना है। पिताजी कहिए। तब बेनी माधव सिंह बेटे से कहते हैं, बेटा बुद्धिमान लोग मूर्खों की बात पर ध्यान नहीं देते। वह बहस लड़का है, इससे जो कुछ भूल हुई उसे तुम बड़े होकर क्षमा करो। बेनी माधव सिंह बड़े बेटे श्रीकंठ से कहते हैं, अरे बेटा तुम बार ये अलग घर बनाने की बातें क्यों करते हो। एक काम करो, तुम्हारा भाई ये हो, तुम्हारे पीछा ही उसने पैदा हुआ है। जो अनपढ़ है वो कुछ भी नहीं समझता है, गुज्जड़ है कुछ भी नहीं समझता है। जो उसने किया है उसके लिए मैं आप उससे भी क्षमा मांगता हूँ, भूल से भी क्षमा मांगता हूँ। चलो बार वही बातें मत करो, चलो झगड़ा करने की भी वक्त नहीं है, हम इस बातों के लिए कल बात करेंगे, चलो बेटा। तो समझाते हैं पिताजी, समझने के लिए तैयारी नहीं है। देखिए प्यारे छात्रों, इस गद्य भाग का शेष भाग जितना है कल के क्लास में देखेंगे। धन्यवाद।